यहाँ पे पूर्वांचल में विकास को लेकर बात की, लेकिन पूर्वांचल के बारे में और भी बहुत कुछ है जो देश जानता है, प्रदेश जानता है, जिस पर लगातार बात होती रहती है। 80 के दशक में, जी 80 का दशक में, बल्कि उससे थोड़ा सा भी पहले जाएं, जब पूरे देश में डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि एक आपातकाल आया था, इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगाया था, उस वक्त जो है पूरे देश में जब एक डेमोक्रेसी को नई तरीके से व्याख्या उसकी करने की कोशिश चल रही थी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, उस दौर के तुरंत बाद पूर्वांचल में बाकायदा माफिया राज की शुरुआत हुई। ये कहा जाता है कुछ ऐसे नेता जो जेलों में बंद थे, जेलों से वो चुनाव लड़े और लोगों का समर्थन मिला, और धीरे धीरे पूर्वांचल में, गोरखपुर भी जिनमें से एक है, यहां पर धीरे धीरे कई माफियाओं ने जो है वो अपना साम्राज्य कायम कर लिया। राजनीतिक रूप से माफिया सशक्त होते थे, बहुत सशक्त होते थे। जैसा मैंने कहा, जेल में रह के भी चुनाव जीत जाते थे, लोगों का समर्थन इनको मिलता था, और उसका असर पूर्वांचल के विकास पर भी पड़ा। कैसे पड़ा? क्योंकि जो यहां के माफिया होते थे, उनके पास चाहे रेलवे के टेंडर हो या फिर कोयले के जो ठेके हैं, कोयले के टेंडर हो, इस तरह के जो तमाम टेंडर आते थे वो चले जाते थे इनके पास। और यहां पर कई डिस्ट्रिक्ट के बारे में कहा जाता है जहां पर माफियाओं का शासन होता था। कहते थे कि उस इलाके में, वहां उन माफियाओं का राज जहां से शुरू होता था, वहां सरकार का शासन खत्म हो जाता था। यानी जिसका इलाका माफिया का है, वहां पर सरकार का राज नहीं होता था, माफियाओं का राज होता था। और इसी पूर्वांचल में एक जिला ऐसा भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसको यह कहा गया कि दरअसल वो एक तरह का मिनी फैक्ट्री बन गया देश में आतंकवादियों को तैयार करने के लिए। जो होम ग्रोन टेररिस्ट हैं वो यहां से तैयार होते रहे। लेकिन अब सवाल यह कि कितना बदला यूपी में, तो माफिया और आतंक का क्या खत्म हुआ है यहां पर शासन, जिसकी लगातार बात होती थी। इसी पर इस पैनल में, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, और इन दावों में कितना दम है इसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं एक एक करके हमारे सभी मेहमानों का परिचय करवाता हूं। मेरे साथ कृष्ण बिहारी दुबे जी हैं। कृष्ण बिहारी दुबे जी कांग्रेस के नेता हैं यहां पर। मेरे साथ दूसरे मेहमान संजय त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक और मेहमान जिनका मैं, कीर्तिनिधि पांडे जी, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजय श्रीवास्तव जी, और मेरे साथ दैनिक जागरण के संपादक जुड़े हुए हैं मदन मोहन सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मदन जी, मैं पॉलिटिकल राजनीतिक नेताओं के अपने अपने दावे होते हैं। अभी मैं जैसी ओपन करूंगा, हर पार्टी कहेगी देखिए हमारा माफियाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो माफियाओं का सफाया किया था। तस्वीर का पहलू कुछ और होता है। तो मैं इसलिए आपसे शुरू करता हूं। यहां पर माफिया और आतंक की जो बात होती थी, क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में खत्म हो गई है, कम हुई है? माफियाओं की जो धमक थी वो उसकी आवाज कम हुई है? देखिए, माफिया की धमक की जो बात है, मुझे लगता है कि वो गुजरे वक्त की बात हो गई है। हाँ, गुजरे वक्त की बात हो गई। अच्छा, गुजरे वक्त की बात। खासकर गोरखपुर और आसपास के इलाकों में, या तो माइक थोड़ा सा अपने करीब रखें। या तो माफिया जेल में है या बाहर है तो शांत है। तो ऐसी कोई गतिविधि भी नहीं हुई जिसे कहा जाए कि माफिया सक्रिय है। माफिया के साथ संगठित अपराध, संगठित अपराध भी लगभग नीचे की ओर है, काफी हद तक नीचे की ओर, लगभग क्या ऐसा कुछ नहीं लगता कि कानून के इकबाल पर कोई सवाल हो। आप अगर मेरे पास आंकड़े हैं, मैं अगर कहीं तो पढ़ के बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कुछ दिलचस्प आंकड़े हो जिनसे आके तस्वीर को हम और बेहतर तरीके से। मैं गोरखपुर जोन की बात बता रहा हूँ। माइक आपको अपना गोरखपुर पुलिस जोन मतलब कि 10 जिले, ठीक ना। जैसे कि हत्या के मामलों में 18% कमी है, डकैती के मामलों में 74% कमी है, चोरी के मामले में 50% कमी है, फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 18% कमी है, निरोधात्मक कार्रवाई शस्त्र अधिनियम के तहत 76% कमी है, महिलाओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित जो अधिनियम कार्रवाई हुई है वो उसमें इसके कारण 50% कमी आई है। खासकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 52% की कमी आई है, कार्रवाई की गई है जी। और गुंडा एक्ट में जो 46% का है, गैंगस्टर में
392 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अच्छी खासी संख्या है। 267 करोड़ की संपत्ति माफिया की जब्त की गई 267 करोड़ जी। यानी कुल मिलाकर देखें तो आप इन आंकड़ों से एक आंकड़ा और इनामी अपराधियों को जेल भेजने के मामले में 5 सालों के दौरान 80% की वृद्धि हुई है। अब आप इसको किस रूप में लेते हैं? ये राजनीतिक लोग में, चूंकि मैं एक समाचार पत्र का कार्यकर्ता हूं, तो मैं इस पे कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि इस डिबेट की शुरुआत में आपसे शुरू इसका विश्लेषण करना इन लोगों का काम है, हम विश्लेषण करेंगे। हाँ, एकदम आप विश्लेषण जो है और उस पर राजनीतिक दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आपने जो आंकड़े बताए वो आंकड़े यहाँ की तस्वीर कहते हैं। मेरे पास ये आंकड़े वैसे लिखे हुए हैं और ये आधिकारिक आंकड़े हैं। ठीक है, ये आधिकारिक आंकड़े हैं, ये भी अच्छा हुआ आपने कह दिया। तो कीर्तिनिधि पांडे जी, बाबा का बुलडोजर काम कर रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार इस बात की पक्षधर रही है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हो तो सरकार के हम साथ भी हैं। लेकिन जहां तक सवाल कि बुलडोजर चल रहा है तो किसके ऊपर चल रहा है? जिस पूर्वांचल के अंदर मुख्तार अंसारी की बात होती है, अतीक की बात होती है, उस पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह की बात क्यों नहीं होती? उस पूर्वांचल में जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की बात क्यों नहीं होती, जो 25,000 के इनामी अपराधी हैं, जो सरेआम अपनी पत्नी को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाते हैं सरकार के सामने, जो सरेआम वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं एसएसपी आवास के सामने, और उनकी गिरफ्तारी सरकार सुनिश्चित नहीं करा पा रही। और उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जिसके इकबाल की बात आप कर रहे थे, अजय सिंह सिपाही का घर गिराना था तो सरकार के पास न बुलडोजर मिला और न तेल मिला, और पुलिस ने अपने रिपोर्ट में कहा कि बुलडोजर नहीं मिलने के नाते अजय सिंह सिपाही अपराधी का घर नहीं गिर पाया। ये जो भेदभाव है, ये जो कार्य करने का पद्धति है, सवाल इस पर उठता है और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर सवाल खड़ा करते रहे और आज भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए हम ब्राह्मण है, बात अगर मैं कहूं कि मैं पंडित हूं तो हम सबको स्वीकार करना चाहिए, कोई कहे मैं कायस्थ हूं तो स्वीकार करें, लेकिन साधु भी अगर अपनी जात बता करके कहे कि हमें गर्व है तो ये बात कहीं से बचता नहीं। वो पूरा बयान एक संत अगर कहे कि मैं क्षत्रिय हूं और मुझे क्षत्रिय होने पे गर्व है, हम लोगों को बचपन से बताया गया कि साधु की कोई जाति नहीं। कीर्ति जी, मैं एक मिनट, क्योंकि आपने 2 चीजें कही, मैं उसका स्पष्टीकरण, क्योंकि आपने बाकी जो बात की उसका जवाब वो देंगे, लेकिन जैसे हमारे दूसरे मदन मोहन जी जैसे पत्रकार हैं, वैसे मैं भी पत्रकार हूं, तो कुछ चीजें में जो धनंजय जी का आपने जो बाकी लोग कहे उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन धनंजय सिंह का जो आपने कहा, धनंजय सिंह का बयान सामने आ चुका, वो कह रहे हैं मैं अदालत से जमानत पे छूटा हूं, जमानत मुझे मिली है और इसलिए मैं, एक बात। दूसरी बात, जो आपने मुख्यमंत्री का बयान कहा वो अधूरा है सर, वो जो आपने कहा वो बात है, क्योंकि संजय सिंह जी ने उसको बहुत, आम आदमी पार्टी के उसको वायरल किया था, लेकिन वो बयान अधूरा था। उन्होंने कहा हाँ, मैं अगर क्षत्रिय में उसमें जन्म हुआ तो मुझे उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूं, मैं गर्व है, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है मैं जहां जन्म हुआ, और ये पूरा उनका बयान था। ये सवाल ही नहीं है। हाँ। साधु और संत के जात का सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है? अगर वो क्षत्रिय होने के नाते यहाँ के एमपी नहीं है, उनको यहाँ के लोगों ने स्वीकार किया तो एक संत के नाते स्वीकार किया, एक पीठाधीश्वर के नाते स्वीकार किया। तो और अगर सत्ता में बैठ करके जाति के हिसाब से काम होगा, सत्ता में बैठ करके भेदभाव होगा, विकास दुबे का इनकाउंटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुशी दुबे 2 दिन की विवाहिता भी अपराधी मान लेगी उत्तर प्रदेश की सरकार, और उसका उत्पीड़न होगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेगी समाज। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दरअसल जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो बार बार समाजवादी पार्टी कहती है, वो ये कह रही है, जो आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि जाति देखकर, धर्म देखकर माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो रहा है, यही आपका ये स्पष्ट है, ये दिखा उत्तर प्रदेश। ओके, संजय जी जवाब दीजिए कि आप लोग अपराधियों में भी जाति चिन्ह को चिन्हित कर लेते हैं कि इस अपराधी की जाति क्या, उसी हिसाब से एक्शन होता है? मैं अशोक जी, सबसे पहले कीर्तिनिधि भाई का जो एक प्रश्न है उसको मैं स्पष्ट कर दूं। इन्होंने कहा कि संत की कोई जात नहीं होती है। अगर सनातनी व्यवस्था और सनातनी परंपरा का ठीक से ज्ञान है तो इस धराधाम पर जन्म यदि कोई सनातनी व्यवस्था में लेता है तो उसका कोई न कोई वर्ण होता है,
वर्ण 4 ही होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अवर्ण राक्षस को कहते हैं। इन्हीं 4 में किसी को जन्म लेना है। संत की जाति नहीं होती है, यह कह करके हम जाति विहीन समाज की परिकल्पना कर ही नहीं सकते यदि सनातन धर्म में हमारी आस्था, हमारा विश्वास है, पहली चीज। और दूसरी चीज हुई कि संत दरअसल कोई व्यक्ति नहीं है, संत एक भाव है। और संत भाव के साथ जब योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हैं और उसके पीछे उत्तर प्रदेश के लोगों का समर्थन होता है, जो व्यापक समर्थन उनको प्राप्त होता है, जो पिछले 25 सालों से लगातार वो करते चले आ रहे हैं, तो वो जाति देख करके कोई व्यवस्था नहीं बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण, मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, असली मुद्दे पे आना चाहता हूं। मैं क्या अपराधियों में उनकी जातियां, उनका मजहब देखा जा रहा है क्या? मैं असली आपने स्वयं अभी जवाब हमारा दे दिया जो मैं इनको देता। धनंजय सिंह जी, जिस वीडियो के आधार पर यह बताया जा रहा है कि उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है, या उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जा रहा है, या उनके बुलडोजर को उनके पते का ज्ञान नहीं है, वो जब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं जमानत पर हूं और जमानत पर से आया हूं, तो ऐसी स्वीकार करने से बात नहीं, ऐसी मैं ये कह रहा हूं उनके ऊपर कि जिस दिन वो वीडियो वायरल हुआ, बाकी जिस दिन जो एसएसपी आवाज के आरोप सामने लगते हैं, खेल रहे थे, उन वो आरोपों वीडियो वायरल हुआ, की जांच होगी और उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। जब उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष का चुनाव लड़ी और सरकार भी मदद कर रही थी, वो भी खुलेआम घूम के मदद कर रहे थे, तब भी वो जमानत पे नहीं थे। ओके संजय जी। और अजय सिंह सिपाही के लिए बुलडोजर में तेल मिला, जिस बुलडोजर की बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, उस बुलडोजर को तेल नहीं मिला, बुलडोजर ही नहीं मिला। ओके, ये रिपोर्ट है पुलिस की। कीर्तिनिधि जी, पूरे रामचरितमानस में एक चौपाई मत खोजिए, पूरे रामचरितमानस के दर्शन को समझिए और उस दर्शन के आधार पर यह तय करिए कि यह सनातनी व्यवस्था पर आधारित जो हमारा हिंदुस्तान है वो किस तरह से चलेगा। और योगी जी उसमें आस्था और विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, इस नाते वो बखूबी जानते हैं कि कैसे उन्हें पूरे प्रदेश का संचालन करना है। ये 5 साल का कार्यकाल, अभी आदरणीय मदन सिंह जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वो इस सत्र का जो विषय है वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि माफियाओं के ऊपर पूरा प्रहार हुआ। और मैं तो कहूंगा कि अच्छी बात है, इत्तेफाक की बात है या प्रायोजित है कि आपने इस स्थान का चुनाव किया जिसकी पहचान 80 के दशक में दूसरे माफियाओं से थी, माफियाओं से थी। गोरक्ष पीठाधीश्वर से इसकी पहचान, ये अच्छी बात है, ठीक है, ये बढ़िया, ये परिवर्तन अच्छा है। लेकिन एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, कृष्ण बिहारी दुबे जी हाँ आप जी बोलिए, एक वो अपनी बात करें फिर दुबे जी। धनंजय सिंह या ब्रजेश सिंह, ये कोई 5 साल के पैदावार नहीं है, ये 5 साल पहले भी थे, 10 साल पहले भी थे, उसका भी आकलन होना चाहिए। क्या मुख्तार आज के पैदावार हैं, अतीक आज के हैं? अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती तो अजय सिंह सिपाही के खिलाफ बुलडोजर नहीं मिला। ये कितनी हास्यास्पद स्थिति है भाई। क्या ब्रजेश सिंह, ये उत्तर प्रदेश की सरकार में इतनी हास्यास्पद स्थिति है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ये लिख रही है कि अजय सिंह सिपाही का घर गिराने के लिए बुलडोजर नहीं मिला। क्या ब्रजेश, इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति, और ये सरकार बुलडोजर का डंका बजा रही है। नहीं तो इससे क्या, और बुलडोजर नहीं मिला, इससे साबित क्या करना चाहते हैं कि जो पूर्व की सरकारों ने किया वो ठीक था और ये सरकार गलत कर रही है। आपके हिसाब से जाति विशेष को संरक्षण दिया, आपके हिसाब से उत्पीड़न हुआ, इन माफियाओं को संरक्षण मिलता रहना चाहिए सरकार का। ओके, कांग्रेस को भी इस डिबेट में ले आओ, क्योंकि इस डिबेट में कांग्रेस भी, आपने जो बात मेरे भाई जो है मदन जी ने उठाई, वो उसका जवाब तो ये दे सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो माफियाओं की जो गिनती हो रही है, उस समय तो ना बीजेपी का शासन था ना सपा का शासन था, पर कांग्रेस का शासन जरूर था। जी बोलिए। की बात कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ हमारे गृह राज्य मंत्री क्या है? क्या माफिया नहीं है? कैसे? क्या उनके बेटे ने किसानों की हत्या नहीं किया? नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट सर। अब आप ट्रैक से, मैं इसलिए रोक रहा हूं, नहीं, एक मिनट, अब मैं इस ट्रैक से इसलिए रोक रहा हूं कि आप जिनका नाम ले रहे हैं गृह राज्य मंत्री का, आप उनके बेटे को बोलेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। एक मिनट सर, एक मिनट, आप उनके बेटे को बोलेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। आप जो है
उनके बेटे के खिलाफ जो कहें आपका स्वागत है, लेकिन किसी का बेटा, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिए। अगर किसी का बेटे ने अपराध किया उसके लिए आप पिता का नाम लेकर उसको माफिया कह देंगे, मुझे लगता है ये सत्यों से परे है। आपको अशोक जी एक जानकारी दुरुस्त होनी चाहिए कि अजय मिश्र टेनी के खिलाफ भी मुकदमे दाखिल थे। ठीक है, बिल्कुल 120 भी बनता उनके खिलाफ, लेकिन कहीं भी अजय मिश्र टेनी से पूछताछ नहीं हुआ और पुलिस ने क्लीन चिट दिया कि आरोपी बनाया, ये आज तक नहीं जस्टिफाई हुआ। क्या किसी मुकदमे में कोई वांछित हो उससे बातचीत होगा कि नहीं होना प्रमाणित नहीं होता है। कीर्ति जी, मुकदमा दाखिल होने से किसी के ऊपर आरोप प्रमाणित नहीं होता है। आरोप के प्रमाणन के लिए हमारी कोर्ट बनी हुई है। एक मिनट कीर्ति जी, आपने अपराध की बात कर दी ना, तो एक मिनट सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने अपराध की बात कर दी ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त मेरे पास जो आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कहता है कि अभी तक जितने कैंडिडेट 6 चरणों में उतारे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अपराधी आपके उतारे हैं। आपके लिए एक जानकारी मैं और बता दूं, 2017 की सरकार में 403 एमएलए में 116 अपराधी एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं। एनसीआरबी के आंकड़े 116 अपराधी। बिल्कुल ठीक आपका आंकड़ा है, लेकिन आप कहिए उसको, आप उसको भी कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के 2017 की आज तक की सरकार में 116 अपराधी एमएलए हैं। इस बात को भी कहिए ना। आप हमारे आंकड़े न बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी के भी आंकड़े को बताना पड़ेगा। नहीं कीर्ति जी, आप जो आंकड़ा दे रहे हैं, एक मिनट मैं आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अधूरा आंकड़ा है। पूरा आंकड़ा क्या है? 2017 के चुनावों में भी सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट सपा ने, अपराधियों को टिकट कह रहा हूं मैं, जीते इनके ज्यादा थे और आज भी इनके कम नहीं अपराधी, इनका अपराध कम नहीं होता था। इनके ना कहिए कि सदन में भारतीय जनता पार्टी के अपराधी ज्यादा एमएलए हैं। एक मिनट सवाल तब सही होगा। कह रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं, एक मिनट सर, मैं तो कह रहा हूं सबसे ज्यादा अपराधी इनके थे, लेकिन टिकट सबसे ज्यादा आपने दिया था। वो अलग बात है कि आपके जो अपराधी थे वो हार गए थे, इसलिए सदन में इनके अपराधी एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी के अपराधी ज्यादा बिल्कुल इनके अपराधी थे। इनका जवाब इनको देना पड़ेगा, इसमें कोई जरूरत। मैं आता हूं सर, पहले कांग्रेस की बारी हो जाए, लेकिन मेरा सिर्फ निवेदन है आपसे कि किसी पुत्र की सजा उसके पिता का नाम ना लेकर आप जो कहें वो डिबेट आपका स्वागत है। हाँ जी बोलिए। 2014 जी संसद के चुनाव हुए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का शपथ पत्र देख लीजिए। ठीक। कितने आपराधिक मुकदमे उनके विरुद्ध थे? ठीक। सारे मुकदमे क्या हुए? सरकार बनने के बाद पहला काम आदित्यनाथ जी महाराज ने यह किया कि अपने ऊपर के सारे मुकदमे हटा लिए। ठीक। सरकार बनने के बाद जो उप मुख्यमंत्री जी के सारे अपराध के मुकदमे थे वो हटा लिए। माफिया खत्म कहां हुए? माफियाओं ने अपने मुकदमे खुद खत्म कर लिए। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ माफिया हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई मैंने माफियाओं की बात की, आपने उनके मुकदमे नहीं अशोक जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मैं सर, आप जो कहना चाहते हैं, मैं ये साफ अच्छा कह रहा हूं कि 2014 के पहले की कहानी और उसके बाद की कहानी में कितना फर्क है। ठीक है। जिस ये आरोप बार-बार लगता है, क्योंकि इसका जवाब मुझे लगता है, हाँ बार-बार लगता है। आप माइक को सर दुबे जी माइक जवाब बोलो। यहाँ इस मंच पे जितने भी लोग बैठे हैं सब राजनीतिक लोग हैं और ये बखूबी पता है कि राजनीतिक कारणों से राजनीति करने वालों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत होते रहते हैं और जो जितना बड़ा नेता होता है उसके ऊपर उठा जा रहा मुकदमा पंजीकृत होता है। थोड़ी जानकारी दुरुस्त करिए। जिसकी सरकार होती है वो अपने प्रभाव का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश में माननीय कल्याण सिंह की सरकार में तब उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। एक करके हम एक चीज क्लियर कर दूंगा सबको, योगी जी के खिलाफ माननीय कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तब पचरुखिया में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। कल्याण सिंह जी ने दर्ज कराया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरा प्लीज निवेदन है, एक एक करके बोले, एक एक करके। अभी ये दुबे जी बात कर रहे थे, अभी आम आदमी पार्टी तक मैं पहुंचा भी नहीं, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के पास आऊं उसके पहले, क्योंकि बात अपराध की हो रही है, अपराधियों की हो रही है और इसमें कोई दौर आए नहीं। ये बात हम सबको मालूम है कि बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तियों पर मुकदमे होते हैं। अगर हम मुकदमों को आधार बना लेंगे तो अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी पर भी हुआ और योगी जी पर भी हुआ और इस देश में सोनिया जी पर भी हुआ और साथ साथ जो है राहुल जी पर भी हुआ। राजनीतिक मुकदमे और जो दूसरे अपराध होते हैं उनमें फर्क होता है, लेकिन फिर भी मैं ये आंकड़ा जरूर दर्शकों के लिए बोल दूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। यह आंकड़ा ये कहता है, 6 चरणों की बात बता रहा हूं, इन 6 चरणों में बीजेपी
143 ऐसे लोगों को टिकट दी है जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं। इनमें से 112 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं। समाजवादी पार्टी और आरएलडी 261, यानी इस मामले में अभी समाजवादी पार्टी सबसे टॉप पर है। 261 लोगों के खिलाफ अपराध के मामले हैं, जिनमें से 143 ऐसे हैं जिनके ऊपर रेप के, महिलाओं से बलात्कार के या दूसरी तरह के गंभीर मामले हैं। बीएसपी 133, कांग्रेस 140 और आम आदमी पार्टी जो कहती है सबसे अलग पार्टी है, राजनीति को बदलने आए हैं, 54 तो इनके भी अपराधी हैं। सर देखिए, आज हमको बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि हम इस मंच पे बैठ करके किसके कितने माफिया हैं, किस पार्टी में कितने माफिया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं एक आरोप भी लगा रहा हूं आपके ऊपर भी और मीडिया बंधु से भी। आप दोनों लोग जब पैनल डिस्कस कर रहा है तो आप लोग तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। श्रीवास्तव जी सुनिए, एक मिनट आपके आरोप का स्वागत है, लेकिन आम आदमी पार्टी की आदत है आरोप लगाओ भाग जाओ। नहीं। और आरोप लगाओ मामला कोर्ट में जाए तो माफी मांग लो। आरोप लगा करके अगर हमको भागना रहता जी तो आप सत्ता में हैं, मीडिया सत्ता के कब्जे में है, आप हमको कहीं भी पकड़ सकते हैं। आप भी इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगला सही बोल के गया है। मेरा ये कहना है कि आपने कहा माफिया पे चर्चा हो रही है, मैं गोरखपुर की बात कर रहा हूं। मैंने ये आंकड़ा जो एक हफ्ते के अंदर सर, एक हफ्ते के अंदर पुलिस यहाँ पे हत्या करती है एक व्यापारी की। एक मिनट, अब सुनिए, अब मैंने जो आंकड़ा दिया थोड़ा उस पर भी बात कर लीजिए ना। आपने आरोप तो लगा दिए, में दिक्कत ही आम आदमी पार्टी के साथ, आरोप लगाने में नंबर 1 है, जवाब देने के टाइम भाग जाती है। मैंने कहा 54 आपके ऐसे कैंडिडेट हैं सर जो राजनीति बदलने आए थे, आज वो 54 लोगों को, ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनके ऊपर अपराध के मामले हैं। और फिर आप कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, फिर आप कहते हैं कि आप इसको बचा रहे हो, आप उसको बचा रहे हो। आपने अपराध की प्रकृति नहीं बताई है। वो 54 राजनीतिक 54 में से 40 ऐसे हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, जिनके ऊपर छिनैती के मामले हैं, जिनके ऊपर डकैती के मामले हैं। 40 भारतीय आप जनता आम आदमी पार्टी पार्टी से सर नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो संगीन अपराध है उसके बारे में क्यों मैंने बीजेपी का बोल दिया। नहीं, जो संगीन अपराध नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे भाजपा का भी आंकड़ा दिया उन्होंने, भाजपा का भी आंकड़ा है। आपको बताना चाहिए। मैंने बीजेपी का बोल दिया। आप भारतीय जनता पार्टी को बचाएंगे, दूसरे को भाजपा का भी आंकड़ा है। और संगीन अपराध भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे मैंने बीजेपी का अपराधियों की गिनती गिनाई और मैंने कहा इसका जवाब उनके ऊपर जो संगीन अपराध है, समाजवादी पार्टी रेप पे तमाम आरोप आपने बताया, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो संगीन अपराध है वो आपने ये बता दिया कि नहीं निवेदन है। सर सविनय निवेदन है, मैंने इनके अपराध के, मैंने इनके अपराधी, एक मिनट सर, मैंने इनके अपराधी गिना और कहा कि इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, लेकिन 40 ऐसे क्रिमिनल जिनके ऊपर उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको नहीं सर। ये सवाल आम आदमी पार्टी से। नहीं, बोलिए बोलिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप मीडिया पर आरोप लगाना बहुत आसान काम है। मैंने आंकड़े गिराए, ठीक है, अगर मैंने आंकड़े गलत गिराए हैं, अपराध बढ़े हैं, आप आंकड़ा दीजिए, तथ्य बताइए, देखिए ये तथ्य के साथ आइए। ये सरकार आंकड़ों में बाजीगिरी करती है। शोर मचाने से बात नहीं निकलती है, समाधान नहीं निकलता है। और मैं जो कहना चाह रहा हूं, तथ्यपरक बात कीजिए, सरकार 2 लाइन तथ्यपरक बात कीजिए, कर सकते हैं। अशोक जी, बाजीगिरी करती है। यही दुर्भाग्य है हमारे भारतीय लोकतंत्र का कि पिछले आप 2-2.5 दशक में, ये 3 दो दशक लाइन में तथ्य राजनीति का पर यही बात नहीं कर स्वरूप सकते निकल ये। कर आया। यही स्वरूप जो इन लोगों के उद्बोधन से संकेत मिला, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इन लोगों के कालखंड में, इन लोगों के कालखंड में किस तरह से माफियावाद को, किस तरह से अपराधवाद को कह रहे हैं ये संरक्षण देते रहे। और स्वाभाविक है कि उनका संरक्षण इनकी मजबूरी है। आपके पास आ रहा हूं मैं। संजय जी, आप जो बात कह रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने ये आंकड़ा शुरू में दिया और सबसे पहले बीजेपी का नाम लिया। वो ठीक है, वो आप नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि आरोप लगाने के लिए आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं 143 आपके भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल, और उसमें से 112 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध के मामले हैं। तो सवाल यह कि बीजेपी भी तो कहती है कि वो सबसे अलग पार्टी है, तो कहां पर आप सबसे अलग नजर आ रहे हैं?
अरे सर, हत्या जैसे आरोप है, हत्या में उकसाने जैसे आरोप बोलिए। है। नहीं, मैं 2014 के शपथ पत्र देखिए आप। देखिए, शायद आपने नहीं, मैं तो अब ये जो मैं तो 2022 की बात कर रहा हूँ। अशोक जी जो आप आंकड़े दे रहे हैं ना, इन आंकड़ों के मूल में जाना पड़ेगा। ये जो मुकदमों का पंजीकरण हुआ है, इसका कालखंड क्या है? इनका समय रहा, ये लगातार शुरू से तो ये रहे, उसके बाद ये रहे 15-18 साल तक। अरे और मैं आप आपको जानते बता रहा हूं, हैं, कल्याण आप सिंह जानते जी हैं कि मुकदमा सरकारों का प्रभाव किस तरह से भारतीय थानों पर जनता होता है। पार्टी थाने किस तरह से थाने आपने खुद कहा था कि जेल से सरकारें चलती थी, माफियाओं से सरकारें चलती थी। सरकार में जिस तरह के लोग बैठते थे, मुकदमा जो लिखा गया पचरुखिया में, वो उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब हत्या जैसे संगीन मामले में मुकदमा लिखा गया। ये समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं लिखा था, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ठीक बात है। तो अपराध हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट संजय जी, या कल्याण सिंह जी गलत थे, या जिसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया वो गलत? आता हूं एक मिनट। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए तर्क सबके एक जैसे होते हैं। मैं आ रहा हूं एक मिनट में आ रहा हूं। ये दिक्कत ये है कि हर पार्टी के पास यही तर्क होते हैं। जब सबके ऊपर आरोप लगते हैं, किसी की गिनती ज्यादा हो सकती है, किसी की गिनती सब हो सकती है। हर पार्टी कहती है अपराधियों का सफाया करेगी, लेकिन सबके लिस्ट ऐसी सामने आती है, तो फिर सवाल उठता है कि भाई क्या हुआ, बदलाव कैसे? उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो कि किस पार्टी से कितने अपराधी जीते, उसमें थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। उन पर आरोप है, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है जी। अपराध सिद्ध होगा तो हो सकता है कि वो काफी तक चुनाव लड़ने से वंचित रहे। ठीक है, ये कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं जो उनके लिए रास्ता बनाती है कि चुनाव लड़ें। दूसरी बात, मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं। ये भाई साहब ने मुझे 3-4 बार मेरे ओर इशारा किया। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, कुमार विश्वास को अगर जेट श्रेणी की सुरक्षा दी गई है तो उसके पीछे भी कोई वजह है। अब मैं इसके हत्या में नहीं जाना चाहूँ और विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। जो समझने वाले होंगे वो समझ गए कि मेरी बात कहां से है। श्रीवास्तव जी। बस मैं जान रहा था कि ये मुद्दा आकर के वहीं गिरेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सत्ता के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं। इसीलिए मैं आरोप लगाता हूं कि मीडिया इस तरह की बातें करती है। खैर, बात हो रही थी माफिया और अपराध की। हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोरखपुर की बात कर रहे हैं, जहां से हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गोरखपुर को एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप कह सकते हैं आप प्रत्याशी हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल के चुनावी दल नहीं, की। चूंकि पूर्वांचल का केंद्र बिंदु है गोरखपुर, तो जब अगर मैं गोरखपुर की बात करूंगा तो वो माना जाएगा कि पूर्वांचल की बात हो रही है। यहां पे रामगढ़ताल थाने में एक व्यापारी की हत्या होती है पुलिस के द्वारा। यहाँ का जिलाधिकारी और यहाँ का एसएसपी उसको बचाने पे लग जाते हैं। ये माफिया का रूप बदला है। अब सरकार माफिया है, इस समय सरकार माफिया है। ठीक है। ये माफिया की तरह काम कर रही है सरकार। ठोक दो, मार दो, ठीक है, पीट दो। अभी आज एक मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, वो देखो देखो मेरे जनसभा में बुलडोजर दिख रहा है। ये सरकार के मुखिया को शोभा देता है। ठीक है। हमारे पीठ के पीठाधीश्वर हैं। संजय जी इसका जवाब देंगे जल्दी से। संजय जी वो कह रहे हैं सरकारी माफिया को। मैं जल्दी से एक आध सवाल जनता से भी लेना चाहता हूं, और आतंकवाद के मुद्दे तक मैं पहुंचा भी नहीं। अशोक जी, मैं जरा इनका जवाब दे लूं। हाँ बिल्कुल जी। ठोक दो किसी आम आदमी के लिए तो नहीं बोला जा रहा है। बुलडोजर किसी के भी घर तो जाकर के नहीं गिर रहा है। किसी के भी घर, वो रोड पे चलने वाले किसान माफिया थे। आपने वो विवेक तिवारी माफिया था, वो अनुराग शुक्ला माफिया था। आपने रामगढ़ताल के जिस घटना का जिक्र किया है, आज उसके सारे अपराधी जेल में हैं, सारे अपराधी जेल में डाल दिए गए हैं। वो तो तब हुआ जब स्टिंग ऑपरेशन में पोल खुल गया। नहीं तो जिलाधिकारी यहाँ का जो वर्तमान में है, जो एसएसपी है, वो दोनों बैठ के समझा रहे थे। आप भूल जाइए, समझा नहीं रहे थे, हड़का रहे थे। पूरा शहर गवाह है। हाँ, लेकिन मैं उस मीडिया को भी इस समय फिर धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कुरेद करके उस मामले को इतना हाईलाइट कर दिया कि ये सत्ता में बैठे अधिकारी और सत्ता में बैठे नेता उन अपराधियों को बचा नहीं पाए। तुरंत पलटी मारते हैं, कभी मीडिया के साथ हो जाते हैं, कभी मीडिया के विरोध में चले जाते हैं।
नहीं, जो सारी इनके- मीडिया नहीं झुकी है, इनके- कुछ बिके हुए लोग हैं। इनके लाभ का काम करती है मीडिया तो वो ठीक है, और जहां इनके लाभ का ना हो वहां पर मीडिया के विरोध में चले जाते हैं। वो आपका दोष नहीं है, वो ऊपर केजरीवाल जी से वो चीजें चली आ रही हैं। ओके, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर गहमा गहमी हो गई, थोड़ा गर्मा गर्मी हो गई। चुनाव में गर्मा गर्मी होती भी है, इसलिए उसमें कोई ऐतराज भी नहीं है, क्योंकि अभी ये सारे लोग निकलेंगे बाहर, अभी एक दूसरे को दुआ सलाम करके जब आए तब भी साथ चाय पी रहे थे, अभी बाहर जाएंगे फिर साथ चाय पिएंगे, लेकिन इस तरह की गर्मा गर्मी होती रहती है। पर इस गर्मा गर्मी में मैं आतंकवाद के मुद्दे को टच नहीं कर पाया, वो जरूरी मुद्दा था, लेकिन आतंकवाद पर भी जो राजनीति जिस तरह की होती रही है इस पूरे पूर्वांचल में, जैसे मैंने कहा एक जिला जो है वो बाकायदा वहां से जो लोग निकले, जो सिमी जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़े, उसको उस संगठन को बचाने का काम भी राजनीतिक तौर पर होता रहा। ये बड़े दुर्भाग्य और शर्म की बात है। ऐसा ना हो, भले ही कोई पार्टी सत्ता में हो, कोई विपक्ष में हो, आतंकवाद को राजनीतिक रूप से, राजनीतिक चश्मे से देखना, माफिया को राजनीतिक चश्मे से देखना, जात के चश्मे से देखना, मजहब के चश्मे से देखना, ये बिल्कुल गलत है। अपराध है, और अपराधियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हर सरकार की जिम्मेदारी है ताकि जनता शांति से रह सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका आभार।